अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा, इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने मुझे समझ भेजा, क्यों? अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है? कड़ाके की ठंड में जैसे ही केजरीवाल के पास ईडी का तीसरा नोटिस पहुंचा तो राजनीतिक तापमान इतनी तेजी से चढ़ा कि बयानों से लेकर एक्शन तक में गर्मी दिखाई देने लगी। बुधवार रात से केजरीवाल की पूरी पार्टी एक्टिव हो गई थी। केजरीवाल के मंत्री ट्विटर पर दावा करने लगे कि ईडी की पूरी कवायद लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। गुरुवार सुबह होते ही सीएम केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो गिरफ्तारी वाली बात दोहरा दी। जबकि बीजेपी इन दलीलों को बचने का हथकंडा बता रही है, तो आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए केजरीवाल के नाम पर मचे सियासी घमासान की पूरी रिपोर्ट। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए। गुरुवार सुबह जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो करीब 4 मिनट की पीसी में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर उनकी ईमानदारी पर चोट कर रही है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। जबकि बीजेपी केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर सवालों के जवाब देने से डर काहे का है? केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई। उन्हें यह बात पता है, इसलिए यह मैं कह सकता हूं कि यह उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है। 3 जनवरी यानी बुधवार को केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले में तीसरा नोटिस भेजा था और नोटिस भेजने के कुछ घंटों बाद ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया था कि गुरुवार सुबह केजरीवाल के घर पर ईडी की रेड होगी और उनकी गिरफ्तारी की संभावना है। दो साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी मेरे ख्याल से देश का एकमात्र ऐसा केस होगा कि 1 रुपए तक की आपको रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत आपको नहीं मिला है। अब जब लोकसभा के चुनाव सर पर है, इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही है, तो ये एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाए। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेताओं के भी ऊपर ईडी की कार्यवाही तेज हो गई है, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने नोटिस को साजिश का हिस्सा बताया, जबकि बीजेपी की फौज
पूरी ताकत के साथ केजरीवाल पर हमलावर हो गई। ईडी कहाँ कार्रवाई करती है? जहाँ कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है। अगर कहीं कोई जेब काटता हुआ पकड़ा जाए, उसका साथी भाग जाए, तो क्या पुलिस उस जेब तराश के घर, जेब काटने वाले के घर नोटिस भेजेगी या सवाल बनाकर भेजेगी कि चोर यहाँ पर भेज दे? अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? आज आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। घोटाला किया है तो ईडी को बताना पड़ेगा, ये कितना भागेंगे। अब सवाल ये है कि क्या तीसरे नोटिस के बाद केजरीवाल वाकई गिरफ्तार हो सकते हैं? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? क्या केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर वाकई सता रहा है? और ऐसे नोटिस आने के बाद एक सीएम को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या होती है? इन तमाम सवालों का जवाब हम बारी बारी तलाशेंगे। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो क्या असर होगा? देखिए, केजरीवाल की जैसी राजनीति रही है ना, उसमें अब उन्होंने कुछ समय से खास तौर से देखा है कि जनता के साथ जो कनेक्ट बनाया है, उसमें इस बात की पूरी संभावना बनती है कि उन्हें इस बात पे हमदर्दी मिले कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ठीक चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव में तो निश्चित तौर पे बीजेपी और मोदी का उन्हीं के सपोर्टर समर्थन कर देते हैं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के समय भी केजरीवाल जेल में रहते हैं तो मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित तौर पे केजरीवाल को, उनकी पार्टी को मिलेगा। राजनीति में अगर पिछला इतिहास भी देखें तो ऐसा फायदा मिलता रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि केजरीवाल को आखिर ईडी ने नोटिस क्यों भेजा। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर 5 आरोप लगे हैं। पहला आरोप, ईडी के मुताबिक जांच में सामने आया है कि शराब माफिया से आम आदमी पार्टी को 338 करोड़ रुपए मिले। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, इसलिए उनसे पूछताछ जरूरी है। दूसरा आरोप, आबकारी घोटाले के आरोपी समीर महेंद्र ने बताया कि उसकी मुलाकात केजरीवाल से हुई थी। तीसरा आरोप, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल के घर पर बैठक हुई थी। चौथा आरोप, केजरीवाल की मंजूरी से मुनाफे का मार्जिन 6% से लेकर 12% तक हुआ। पांचवा आरोप, नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीएम ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। जब राजा ही लूटने लग पड़ता है तो फिर ऐसे होते नीचे सब वजीर लूटते हैं। अरविंद केजरीवाल देश के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना जो कभी कहते थे हमें जेल जाना होगा जी, अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा जी, हम इनकलाबी लोग हैं जी। इतनी जल्दी हवा निकल गई। बीजेपी केजरीवाल पर तीखे हमले कर रही है, जबकि केजरीवाल ईडी के नोटिस को ही गैरकानूनी बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ सबूत है। जब जो है आप सत्ता की ताली आप पाएंगे तो उसके बाद भ्रष्टाचार के लिए गाली कौन खाएगा जी? साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना। आज स्वयं अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उन्होंने देखी होगी तो शर्म के मारे वो गड़ गए होंगे कि मैंने किस तरह के पाखंडी व्यक्ति को लेकर लोकपाल का आंदोलन चलाया था। ईडी के नोटिस पर केजरीवाल ने अपना जवाब भी भेजा है। इस जवाब में केजरीवाल ने क्या कहा है वो देखिए। केजरीवाल ने हाजिर न होने के पीछे 5 वजह बताई हैं। पहली, वो दिल्ली में राज्यसभा चुनाव में व्यस्त है। दूसरी, 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर काफी व्यस्तता है। तीसरी, अगर ईडी सवालों की लिस्ट भेजेगी तो वो उसका जवाब देंगे। चौथी दलील देते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने मेरी आपत्तियों का जवाब नहीं दिया और पहले नोटिस से मिलता जुलता नोटिस फिर से भेज दिया। आगे केजरीवाल ने लिखा कि ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय की नहीं है कि जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है पूरे देश भर में और एजेंसीज का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे
को पूरा करने के बारे में हो रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयानों का युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस सिटिंग सीएम को इस तरह से नोटिस भेजकर गिरफ्तार किया जा सकता है? एक सीएम की गिरफ्तारी के लिए किस तरह की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है और सीएम केजरीवाल के पास क्या विकल्प मौजूद है? संविधान के मुताबिक सिविल और आपराधिक दोनों ही तरह के मामलों में गिरफ्तारी न होने का कवच देश में सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही मिला हुआ है। आपराधिक मामला होने पर भी पद पर बैठे राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जबकि सीआरपीसी के तहत कोई भी जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है अगर कोर्ट से उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हो। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब आरोपी के भाग जाने या फिर उस पर सबूत नष्ट करने का शक हो। कानून के जानकारों के मुताबिक सीएम केजरीवाल के बार बार पेश ना होने पर ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। अगर सीएम केजरीवाल आगे भी पेश नहीं होते हैं तो फिर जांच अधिकारी उनके आवास पर जाकर पूछताछ कर सकती है। ठोस सबूत होने पर या फिर सवालों के संतोषजनक जवाब न मिलने पर ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। मतलब ये कि ईडी को केजरीवाल की गिरफ्तारी का अधिकार है। तो अब सवाल ये है कि केजरीवाल के पास क्या विकल्प है। सीएम केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं, एडवोकेट की मौजूदगी में जांच में सहयोग का वादा कर सकते हैं और इस पर कोर्ट ईडी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दे सकती है। अगर कानूनी तरीके से गलत है तो कानून का सहारा लेना, और कोई बोले तो बोले, ये तो वो पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच तो बाद में होनी चाहिए। वो आज कहती है जांच एजेंसी के सामने भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये मुझे चाहिए जन लोकपाल वाली भी तो एक टोपी थी ना, वो अब टोपी कहां है? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई हो। केजरीवाल को पहला नोटिस पिछले साल 2 नवंबर को भेजा गया था, दूसरा नोटिस केजरीवाल को 21 दिसंबर को भेजा गया और तीसरा नोटिस 3 जनवरी को केजरीवाल के पास पहुंचा। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने 2 नवंबर को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। केजरीवाल ईडी के तीसरे नोटिस को लोकसभा चुनाव में उन्हें रोकने की साजिश का हिस्सा बता रहे हैं और अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगा है। हेमंत सोरेन जी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, केजरीवाल जी को किया जा रहा है, लेकिन अगर ये दोनों नेता कल सुबह मोदी जी को मिलकर कहेंगे कि मैं बीजेपी में आ रहा हूं, तो पूरा मामला ठंडा हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में अगर दोनों जाएंगे अंदर तो कुछ नहीं होगा। क्या ये सरकार इस तरह से चलती है देश में? पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी और सोरेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। और लेकिन केजरीवाल के सर पर सिर्फ एक आफत नहीं है। जवाब सिर्फ आबकारी नीति पर हुए घोटालों पर नहीं मांगा जा रहा, बल्कि अब तो बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में 4 घंटे के भीतर 500 से ज्यादा मरीजों का टेस्ट हुआ है और प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए मरीजों के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल तो बहुत हैं, लेकिन अगर छोटा बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो तो हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाके लाइनों में लगते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में जगह जगह, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में खोल दिए जाएं। करीब 8 साल पहले साल 2015 में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली की गरीब जनता को मोहल्ला क्लिनिक नाम का सपना दिखाया था। पैसे भी नहीं लगते, डॉक्टर्स अच्छे से इंतजाम, एयर कंडीशनड है अंदर, लैब का टेस्ट अगर हो टेस्ट फ्री होते हैं, कम दामों में महंगे टेस्ट, मुफ्त इलाज और दवाइयाँ। दिल्ली वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात बनकर आई। लेकिन बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक में अब बड़े घोटाले का आरोप लगा रही है। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है कट्टर ईमानदारी का।
दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे मरीजों के नाम पर टेस्ट किए जा रहे थे जिनका कोई वजूद ही नहीं है। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। असल में ये मामला तब खुला जब 23 दिसंबर को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उपराज्यपाल को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में चल रहे फर्जीवाड़े की बात लिखी थी। उसके बाद उपराज्यपाल ने स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को जांच के आदेश दिए थे और अब केजरीवाल सरकार की मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले टेस्ट को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए।